जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज हम 4 नवंबर का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, है ना, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। हम सारे एडिटोरियल यहाँ पे कवर करने नहीं बैठेंगे। जो भी हमारे मेंस के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ पे एडिटोरियल देखेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल कौन सा हमारा, एयरपोर्ट वेयर पायलट कुड फियर टू लैंड, है ना। ये एडिटोरियल कोई काम का नहीं है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसको हम छोड़ देंगे। ओके, इसके बाद देखिए रिवेन्यू रिपरकशन, फेस्टिव सीजन जीएसटी रिसिप्ट होल्ड अ क्रिटिकल सिग्नल फॉर ग्रोथ। अब ये जो एडिटोरियल है जीएसटी से रिलेटेड कुछ लिखा गया है इसमें। ये जो एडिटोरियल ये भी इतना कोई खास है नहीं, है ना। मैंने देखा इतना कुछ बस सिर्फ डेटा डेटा दिया हुआ है, इतना कुछ इंसाइट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो ये भी आप छोड़ सकते हैं। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये, द ब्रिक्स समिट बूस्ट टू इंडिया ईरान टाइस, है ना। जीएस पेपर 2 जो आईआर का सेक्शन है वहां पे ये आपको यूजफुल रहेगा। तो ये वाला एडिटोरियल हम यहाँ पे कवर करेंगे द हिंदू का, है ना। फिर ये जो एडिटोरियल है ये भी कोई इतना खास है नहीं, है ना, इसको भी हम छोड़ देंगे। तो द हिंदू में हम सिर्फ एक एडिटोरियल यहाँ पे देखेंगे, द ब्रिक्स समिट बूस्ट टू इंडिया ईरान टाइस। ओके, अब देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। इसमें आप देखिए अ न्यू ट्रिस्ट विथ डेस्टिनिटी, ये जो एडिटोरियल है काफी अच्छा एडिटोरियल लिखा गया है ना। ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, है ना। बाकी ये डेप क्राइसिस लेसन, तो ये भी कोई खास नहीं है। इसमें सिर्फ यही बोला गया है कि जो इंडिया जो प्राइस कंट्रोल करता है, ठीक है, सब्सिडी देता है, ये आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए वो उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं की गई। सिर्फ ये बोला है कि ऐसा सा प्रॉब्लम है कि शॉर्टेज हो गया, जो फर्टिलाइजर जो है ना, उनका शॉर्टेज हो गया है, स्टॉक में नहीं है ना, जिससे प्राइस बढ़ रहा है ना। इससे जो फार्मर है उनको प्रॉब्लम हो रही है, ये सब यहाँ पे दिया गया है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइस कंट्रोल करती है ना, जो फर्टिलाइजर होते हैं इन पे सब्सिडी देती है, ये जो है ये आउटडेटेड हो चुका है ना। इसके लिए कुछ हमें नया लेकर आना चाहिए। अब क्या लेकर आना चाहिए उस पर यहाँ पे बात नहीं की गई है ना। तो बस इतना इसमें बोला है, बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ काम का है नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये वाला, इसमें देखिए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कुड नॉट क्रिएट अ मास प्रोस्पेरिटी, चैलेंज मस्ट बी मेट थ्रू हाई प्रोडक्टिव फर्म एंड फैक्ट्री। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देखिए यूपीएससी में जो मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे हम कवर करेंगे। काफी अच्छा एडिटोरियल ये मुझे लगा, जिसको हम कवर करेंगे। बाकी ये जो एडिटोरियल आप देख रहे हैं ये कुछ इतने काम के हैं नहीं, तो ये सब आप छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास आज दो एडिटोरियल हैं, द हिंदू का एक, इंडियन एक्सप्रेस का एक, है ना। इनको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला एडिटोरियल हमारा क्या, अ न्यू ट्रिस्ट विथ डेस्टिनिटी, है ना। तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि इस एडिटोरियल में क्या बोला गया है। फिर इसमें देखेंगे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की पजल क्या है, चैलेंजेस क्या है, ठीक है, द नीड फॉर हाई प्रोडक्टिव जॉब, इसकी बात करेंगे, द रोल ऑफ टैरिफ एंड एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी, इसकी बात करेंगे, रिकमेंडेशन फॉर पॉलिसी रिफॉर्म, क्या क्या रिकमेंडेशन है उसकी बात करेंगे, कंक्लूजन देखेंगे कि आगे क्या होना चाहिए, इस पे बात करेंगे। सेकंड हमारा है द ब्रिक्स समिट बूस्ट टू इंडिया ईरान टाइस। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड क्या है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग हुई इसका सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईरान टू इंडिया, है ना। इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो जो ईरान की सिग्निफिकेंस क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। एनर्जी कॉपरेशन उसकी बात करेंगे, डिफेंस सिक्योरिटी की बात करेंगे, डिप्लोमेटिक डायनामिक्स की बात करेंगे, और फिर देखेंगे कंक्लूजन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, है ना। तो ये आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग भी आप करते हैं तो उसमें भी ये काम आएगा। ओके, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम यहाँ पे एडिटोरियल को कवर करेंगे। अब ये जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ मिलने वाली है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल हमारा क्या, अ न्यू ट्रिस्ट विथ डेस्टिनिटी। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। तो इंडिया हैज एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट स्टॉक मार्केट ग्रोथ एंड शेयर होल्डर रिटर्न ओवर पास्ट 50 ईयर्स। तो पास्ट 50 ईयर्स की हम बात करें तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो काफी ग्रो यहाँ पे हमको देखने को मिली है ना। और शेयर होल्डर है उनको भी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। However, this has not translated into high overall economic growth and prosperity for most citizens. लेकिन ये जो आप ग्रोथ देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट में ग्रोथ देख रहे हैं, शेयर होल्डर को अच्छा खासा रिटर्न जो मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये कन्वर्ट नहीं हो पा रही है, ट्रांसलेट नहीं हो पा रही है हाई ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में एंड प्रोस्पेरिटी में। और इसका फायदा जो है, जो हमारे आम नागरिक हैं, जो मोस्ट सिटीजन है, उन तक इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। अनलाइक चाइना विच हैज अचीव ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ,
चाइना जिसने ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ जो है ये अचीव करी है, वहीं हम इंडिया की बात करें, इंडिया फेस कर रहा है कुछ यूनिक चैलेंजेस इन रीचिंग इट्स गोल। इंडिया का गोल क्या है? बिकमिंग अ हाई इनकम नेशन। इंडिया को हाई इनकम नेशन बनना है, लेकिन हाई इनकम नेशन बनने में इंडिया अभी भी कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है। अब इंडिया ये चैलेंजेस क्यों फेस कर रहा है ना? लार्जली ड्यू टू फैक्टर सच एज लो प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। और इंडिया की हम बात करें तो रिलायंस ऑन इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी पर यहाँ पे रिलायंस ज्यादा है। एड्रेसिंग दिस इशू इज क्रिटिकल टू फोस्टरिंग मास प्रोस्पेरिटी। तो ये जो इश्यू आप देख रहे हैं, इन इश्यू को एड्रेस करना काफी जरूरी है, ठीक है, ताकि जो मास प्रोस्पेरिटी उसको हम यहाँ पे अचीव कर पाए। इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ पजल की बात करें, द आर्टिकल डिस्कस अ पैराडॉक्स, ठीक है। While India's stock market performance has been robust, the country economic growth has not been inclusive or widespread. तो आर्टिकल में एक पैराडॉक्स डिस्कस किया गया है। कैसा पैराडॉक्स डिस्कस किया गया है? इंडिया के स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस की हम बात करें तो ये काफी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, है ना, और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा, लेकिन इकोनॉमी का जो ओवरऑल ग्रोथ है ना, ये इंक्लूसिव नहीं है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग डेवलप्ड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद अ हायरार्किकल इकोनॉमी। इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक माना जाता है ना। और जो ये इंडिया की डेमोक्रेसी है ये हायरार्किकल इकोनॉमी पर है, वेयर अ मेजोरिटी ऑफ जॉब आर इन अ लो प्रोडक्टिव सेक्टर, है ना। तो जो मेजोरिटी ऑफ जॉब है ये कहां पर है? लो प्रोडक्टिव सेक्टर में। हायरार्की क्या होती है ये, है ना। जॉब आप देखेंगे तो ये जो लो प्रोडक्टिव सेक्टर है यहाँ पे जॉब ज्यादा है, जैसे ऊपर जाएंगे ये हायरार्की बनती जा रही है ना। तो इंडिया की जॉब जो है ये नीचे कंसंट्रेट है, ठीक है। तो वेयर अ मेजोरिटी ऑफ जॉब आर इन लो प्रोडक्टिव सेक्टर, विच मोस्ट जॉब कंसंट्रेटेड इन इनफॉर्मल सेक्टर। जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें ज्यादा जॉब है। एंड स्ट्रक्चरल इशू लाइक सोशल मोबिलिटी, कुछ इशू है कैसे? सोशल मोबिलिटी एंड पॉवर्टी स्टिल प्रेवलेंट। इंडिया स्ट्रगल टू एलिवेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन इनटू मिडिल इनकम स्टेटस। तो ये जो स्ट्रक्चरल इश्यू हैं जैसे कि सोशल मोबिलिटी नहीं है, पॉवर्टी जैसे कुछ इश्यू बने हुए हैं, तो इसकी वजह से क्या है, इंडिया अपने बड़े हिस्से को मिडिल इनकम स्टेटस तक पहुंचाना यहाँ पे इंडिया को मुश्किल हो रहा है। तो ये आपने देखा इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पजल। अब देखते हैं चैलेंजेस टू हाई इनकम स्टेटस। फॉर इंडिया टू रीच हाई इनकम स्टेटस इट मस्ट फॉलो द ट्रेजेक्टरी ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज दैट हैव मैनेज्ड टू ट्रांजिशन सक्सेसफुली सिंस 1990, है ना। तो इंडिया अगर हाई इनकम स्टेटस अचीव करना चाहता है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंडिया को उन मिडिल इनकम कंट्रीज की तरह ग्रो करना होगा जो 1990 के बाद सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रांजिशन कर चुके हैं। द आर्टिकल नोट्स दैट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडिया वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया का काफी स्मॉल परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स है वो मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयड है। एंड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स लेबर फोर्स इज स्टिल अनस्किल्ड। और काफी यहाँ पे आप देखें सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो लेबर है वो अनस्किल्ड है। मोर ओवर सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटिंग इंडिविजुअल पोटेंशियल टू इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसके अलावा हम देखें तो जो सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी है ये रिस्ट्रिक्टेड है, जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के पोटेंशियल को लिमिट कर देता है। ओके, की कंस्टेंट कौन कौन से यहाँ पे हम बात करें? इंक्लूड अ लैक ऑफ एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर की यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सफिशिएंट नहीं है, एज वेल एज एन इनएफिशिएंट लेबर मार्केट। ओके, तो ये कुछ की कंस्टेंट है जिसके कारण इंडिया को हाई इनकम स्टेटस बनने में चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। द नीड फॉर हाई प्रोडक्टिव जॉब, है ना। हाई प्रोडक्टिव जॉब की नीड क्या है? वन ऑफ द सेंट्रल पॉइंट मेड इन द आर्टिकल इज द इंडिया नीड टू क्रिएट मोर हाई प्रोडक्टिव जॉब, पर्टिकुलरली हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। हाई प्रोडक्टिविटी फर्म्स एंड फैक्ट्री आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो हाई प्रोडक्टिव फर्म होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ये इंश्योर करते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी को कम करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनलाइक स्मॉलर इकोनॉमी की हम बात करें वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बीन रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंडिया साइज एंड पॉपुलेशन रिक्वायर अ मोर कॉम्प्लेक्स अप्रोच टू वर्कफोर्स डेवलप एंड स्किल बिल्डिंग। इंडिया की साइज की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो इंडिया को रिक्वायरमेंट है मोर कॉम्प्लेक्स अप्रोच की, है ना, जिससे वो अपनी वर्कफोर्स है ना उसको यहाँ पे स्किल कर पाए। अचीविंग दिस वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन स्किल डेवलपमेंट। तो इंडिया को रिक्वायर है मोर कॉम्प्लेक्स अप्रोच की, तो वो अप्रोच क्या होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना है किसमें? स्किल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जिससे इंडिया हाई प्रोडक्टिव जॉब क्रिएट करने में यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। अब देखते हैं द रोल ऑफ टैरिफ एंड एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी। द ऑथर आर्ग्यू दैट
टेरिफ शुड नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइमरी टूल टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। तो जो टेरिफ होता है ये प्राइमरी टूल नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री को अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। इंस्टेड इंडिया शुड फोकस ऑन क्रिएटिंग अ कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट फॉर बिजनेसेस। तो इंडिया को फोकस किस पे करना चाहिए कि कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बन पाए, सिमिलर टू सक्सेसफुल स्मॉलर कंट्री लाइक हम देखें सिंगापुर की, थाईलैंड एंड हंगरी, विच हैव ग्रोन बाय फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट रेदर देन सब्सिडी। तो ये जो कंट्री है इन्होंने फोकस किस पे किया था कि वो एक्सपोर्ट बढ़ाए, है ना कि सब्सिडी दे। ठीक है, तो इससे क्या एक्सपोर्ट बढ़ा, है ना। द ऑथर सजेस्ट दैट इंडिया ट्रेड टू जीडीपी रेशियो हम बात करें तो ये कितना 7% इन 1970 एंड रोज टू 25% इन रिसेंट ईयर, स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ व्हाट इज नीड टू कम्पीट ग्लोबली, है ना। ये जो इतना आप देख रहे हैं कि 7% था 1970 में, उसके बाद 25% बढ़ा है, ये अभी भी शॉर्ट है ना ग्लोबल मार्केट में कम्पीट करने के लिए। तो इंडिया को क्या करना है, इंडिया को टैरिफ की जगह यहाँ पे कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बढ़ाना ताकि एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ पाए। ओके, रिकमेंडेशन फॉर पॉलिसी रिफॉर्म क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, रेगुलेटरी रिफॉर्म करना है, फोकस ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन, है ना। तो ये फोकस करना है ना, ये रिफॉर्म हमको करना है ताकि इंडिया हाई इनकम नेशन बन पाए। ओके, कंक्लूजन देखें, इंडिया पाथ टू प्रॉस्पेरिटी रिक्वायर बोथ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, है ना, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है एंड एन एम्फेसाइज ऑन हाई प्रोडक्टिव जॉब। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना है, हाई प्रोडक्टिव जॉब जो है इस पर एम्फेसाइज करना है ना। और ये हाई प्रोडक्टिव जॉब कहाँ मिलेगी आपको, मैन्युफैक्चरिंग और फॉर्मल सर्विस में। टू इंश्योर दैट इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्लूसिव, द कंट्री नीड पॉलिसी दैट सपोर्ट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन, है ना। तो इंडिया की इकोनॉमी इंक्लूसिव हो तो कंट्री को क्या पॉलिसी लानी है, जो सपोर्ट करे इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और एजुकेशन को। मूविंग अवे फ्रॉम प्रोटेक्शनिज्म, है ना, प्रोटेक्शनिज्म जो है ये ना हो, टूवर्ड्स अ मोर ओपन एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट। जो टैरिफ लगा रहे थे वो था प्रोटेक्शनिज्म, है ना, उसकी जगह इंडिया को क्या करना है, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है, कॉम्पिटिटिव मार्केट इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे बनाना है। द अल्टीमेट गोल इज टू अचीव मास प्रोस्पेरिटी एंड एनहेंस लिविंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल सिटीजन, नॉट जस्ट द अफ्लुएंट माइनॉरिटी। ओके, तो ये हमारा पहला जो एडिटोरियल है वो यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, यदि आपको अभी तक ये जो एडिटोरियल है ये पसंद आया हो, है ना, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, ये जो हमने स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ा ये पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए दोस्तों तक, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियो लाने का। अब हम देखते हैं सेकंड एडिटोरियल जो हमने द हिंदू से यहाँ पे उठाया है, द ब्रिक्स समिट बूस्ट टू इंडिया ईरान टाइज। इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड की बात करें, रिसेंट ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था काजान में, है ना। काजान कहाँ है, रशिया में। इसे होस्ट किसने किया था, रशिया ने। सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया एंड ईरान टू एक्सप्लोर अ क्लोजर पार्टनरशिप, है ना। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडिया और ईरान के बीच में एक नई पार्टनरशिप एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म बना। ओके, अमिड द ऑनगोइंग गाजा कॉन्फ्लिक्ट ईरान हैज सॉट इंडिया सपोर्ट इन डी एस्केलेशन एफर्ट। ओके, तो गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बीच में डी एस्केलेशन में हेल्प करने के लिए ईरान ने इंडिया से सपोर्ट मांगा था। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग इंडिया डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस विद इजराइल एंड ब्रॉडर इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इजराइल और ब्रॉडर इंटरनेशनल कम्युनिटी में, है ना, ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ईरान ने इंडिया से डी एस्केलेशन में यहाँ पे सपोर्ट मांगा। द बायलैटरल मीटिंग बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन मार्क अ क्रिटिकल स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया ईरान रिलेशनशिप। ओके, तो ये जो बायलैटरल मीटिंग हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन के, है ना, इससे क्या होगा, जो इंडिया ईरान की जो रिलेशनशिप है ये यहाँ पे स्ट्रेंथन होंगे। ठीक है, विच हैड फेस्ड सेटबैक इन रिसेंट ईयर, जो जो रिसेंट ईयर में थोड़ा खराब हुए थे, है ना, जिसको सेटबैक लगा था। तो ये जो मीटिंग हुई है ये क्रिटिकल स्टेप है जिससे इंडिया ईरान का रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो पाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ द मीटिंग, ये जो मीटिंग हुई है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दिस मीटिंग वाज द फर्स्ट बिटवीन मोदी एंड पेजेस्कियन। तो ये जो मीटिंग है ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेस्कियन के बीच की ये पहली मीटिंग है। एंड बोथ लीडर एक्नॉलेज द अनटैप्ड पोटेंशियल इन द बायलैटरल रिलेशनशिप, जिसमें दोनों लीडर्स ने अपने बीच की जो पोटेंशियल है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है ना, इनको यहाँ पे एक्नॉलेज किया। ईरान प्रेसिडेंट अप्रिशिएटेड इंडियाज राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड इट्स पोटेंशियल रोल इन मीडिएटिंग द गाजा क्राइसिस। तो ईरानियन प्रेसिडेंट ने इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और गाजा क्राइसिस को रिजोल्व करने में उसके पोटेंशियल रोल को अप्रिशिएट किया। ओके, ही ऑल्सो एक्नॉलेज इंडिया सपोर्ट फॉर ईरान मेंबरशिप इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिक्स। तो जो ईरानियन प्रेसिडेंट है इन्होंने यहाँ पे एक्नॉलेज किया है, ठीक है, इंडिया के सपोर्ट को एक्नॉलेज किया है। क्यों, क्योंकि इंडिया ने सब बात की रही है
ईरान के मेंबरशिप की कहां पे, एससीओ में और ब्रिक्स में। एंड दे डिस्कस एनहेंसिंग कोऑपरेशन इन स्ट्रेटेजिक एरिया सच एज चाबार पोर्ट एंड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। तो दोनों लीडर्स ने ब्रिक्स में यहाँ पे बात करी है, यहाँ पे डिस्कस किया है कैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में कॉपरेशन एनहेंस किया जा सकता है ना, जैसे कि चाबार पोर्ट जो इंडिया डेवलप कर रहा है कहाँ पे, ईरान में, और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो इंडिया को कनेक्ट करेगा कहाँ पे, यूरोप से। हाँ, तो ये जो दोनों आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये ईरान से होते हुए जाएंगे, ठीक है। चाबार पोर्ट तो ईरान में बन रहा है और ये जो कॉरिडोर है ये ईरान से होते हुए जाएगा, ठीक है। तो इस पर यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईरान टू इंडिया, है ना। तो ईरान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है वो हम बात करते हैं। ईरान सिग्निफिकेंस टू इंडिया गोज बियॉन्ड पॉलिटिकल टाइज। तो ईरान की जो इंपॉर्टेंस है ये सिर्फ पॉलिटिकल लेवल तक ही नहीं है ना, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी ऑप्शन। तो ये जो ईरान है ये स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी भी इंडिया को यहाँ पे प्रोवाइड करता है। कैसे? स्पेशली हम बात करें चाबाट पोर्ट की। चाबाट पोर्ट जो है ये लोकेटेड आउटसाइड द स्टेट ऑफ हार्मुज। जो हार्मुज जो है स्टेट ऑफ हार्मुज उससे बाहर आप देखें, आउटसाइड देखें तो चाबाट पोर्ट इंडिया को यहाँ पे मिलता है, कहाँ, ईरान में, है ना। ये जो चाबाट पोर्ट है ये अलाउ करता है इंडिया एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया विदाउट रिलाइंग ऑन पाकिस्तान। हमको यदि अफगानिस्तान तक जाना है या सेंट्रल एशिया तक जाना है तो हमको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, हम सीधे ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। इंडिया एंड ईरान साइन अ 10-year कॉन्ट्रैक्ट इन मई 2024 में। तो ईरान और इंडिया ने 10 ईयर का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, मई 2024 में, फॉर पोर्ट ऑपरेशन। जो पोर्ट यहाँ पे चाबर पोर्ट उसके ऑपरेशन से रिलेटेड, ओके। अ न्यू 700 किलोमीटर रेलवे लाइन लिंक बिटवीन चाबार एंड जायदान। और चाबार पोर्ट से जायदान तक हम बात करें तो एक फास्ट ट्रैक यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही है 700 किलोमीटर की, ओके। तो हम यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं ताकि हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक हम अपनी रीच बना सके। दिस विल कनेक्ट टू ईरान नेशनल रेल नेटवर्क। अभी जो हम रेलवे लाइन बना रहे हैं ना चाबार से जायदान तक, ये ईरान का जो नेशनल रेल नेटवर्क है उसके साथ यहाँ पे कनेक्ट होगा विथ पोटेंशियल फॉर फर्दर कनेक्टिविटी इनटू अफगानिस्तान, ओके। एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात करें तो एनर्जी इंपोर्ट्स रिप्रेजेंट अनदर मेजर एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन। बिफोर 2019 की आप बात करें तो ईरान सप्लाइड नियरली 12% ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल नीड। 2019 से पहले इंडिया ईरान से अपने टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का 12% जो है ईरान से यहाँ पे इंपोर्ट करता था। रिन्यूइंग दिस इंपोर्ट वुड हेल्प इंडिया डाइवर्सिफाई इट्स एनर्जी सोर्सेज। यदि हम ये जो इंपोर्ट हम पहले करते थे यदि हम इसको वापस इंपोर्ट हम अपना बढ़ाएं तो इंडिया अपने इंपोर्ट जो है एनर्जी का, ठीक है, जो हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये डाइवर्सिफाई कर सकता है इंडिया की एनर्जी सोर्सेज को एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर मिडिल ईस्टर्न सप्लायर्स। यदि यदि हम डाइवर्सिफाई करें अपने जो सोर्सेस हैं जहां से हम ऑयल परचेस कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जो डिपेंडेंस हमारी कहाँ पे अभी मिडिल ईस्टर्न सप्लायर जो है, ठीक है, यहाँ पर हम अभी डिपेंडेंट है तो हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पे कम हो जाएगी। एडिशनली द लॉन्ग डिस्कस ईरान ओमान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विच वुड कनेक्ट इंडिया विद गैस रिसोर्स टू ईरान एंड ओमान, ओके। इसके अलावा हम बात करें ईरान ओमान इंडिया गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो 1993 से डिस्कस हो रहा है, ठीक है, ये कनेक्ट करेगा किसको, इंडिया की गैस पाइपलाइन को, कहां से, ईरान और ओमान से। दिस कुड एनहेंस इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी इफ रियलाइज। सच प्रोजेक्ट इंडिकेट द प्रॉमिसिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया ईरान कॉर्पोरेशन इन द एनर्जी सेक्टर, ओके। तो ये कुछ हमने एनर्जी सेक्टर में यहाँ पे कॉर्पोरेशन की बात की है, ठीक है। फिर देखिए डिफेंस एंड सिक्योरिटी में हम ईरान के साथ क्या कर सकते हैं। डिफेंस कॉर्पोरेशन ऑल्सो होल्ड पोटेंशियल। ईरान विथ इट्स एक्सपर्टीज इन मिसाइल एंड ड्रोन्स हैज रिसेंटली बीन अ सप्लायर टू रशिया। अभी इसने क्या रशिया को भी यहाँ पे सप्लाई किया, क्या, मिसाइल और ड्रोन्स को। इंडिया कुड बेनिफिट फ्रॉम क्लोजर डिफेंस टाइज। तो इसका फायदा इंडिया भी ले सकता है, स्पेशली हम बात करें थ्रू शेयर्ड काउंटर टेररिज्म एफर्ट एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म। दिस पार्टनरशिप कुड स्ट्रेंथन सिक्योरिटी अराउंड द पर्शियन गल्फ वेयर ईरान कंट्रोल क्रूशियल नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो पार्टनरशिप है ये पर्शियन गल्फ की सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, जहां ईरान के नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के कंट्रोल से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यहां पे हमको देखने को मिल सकता है। What calls for India naval vessel at Iranian port and potential collaboration in Persian Gulf logistics could solidify India-Iran defense cooperation. Okay, अब देखते हैं डिप्लोमेटिक डायनामिक्स। द आर्टिकल emphasize India's balanced diplomacy. इंडिया की बैलेंस डिप्लोमेसी की यहाँ पे बात करी है ना। इंडिया ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन बना के चल रहा है, इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन बना के चल रहा है, यूक्रेन के साथ, रशिया के साथ भी यहाँ पे बढ़िया रिलेशन बना के चल रहा है। तो इंडिया की ये क्या है, बैलेंस डिप्लोमेसी है।
तो इसी बैलेंस डिप्लोमेसी की यहाँ पे बात की गई है। द आर्टिकल एम्फेसाइज इंडियाज बैलेंस डिप्लोमेसी सजेस्टिंग दैट इंडिया एबिलिटी टू मेंटेन टाइज विद कंट्रीज दैट अपोज ईच अदर, है ना, दो कंट्री एक दूसरे का अपोज कर रही है लेकिन इंडिया की दोनों कंट्री से बन रही है, सच एज ईरान एंड इसराइल, शोकेस इट्स स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी। तो ये क्या बताती है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पे शो करती है। इंडियाज न्यूट्रल स्टांस इन कॉन्फ्लिक्ट एज डेमोन्स्ट्रेट ड्यूरिंग द यूक्रेन वॉर रिफ्लेक्ट दिस अप्रोच, है ना, ये जो अप्रोच है ये आपको यूक्रेन वॉर में भी आपको देखने को मिल रही है। हाउएवर चैलेंजेस रिमेन एज सेंसिटिव कमेंट बाय पॉलिटिकल लीडर रिस्क ड्रेलिंग बायलैटरल टाइज। तो ये क्या बोल रहा है कि कुछ चैलेंजेस भी हैं। कैसे चैलेंजेस हैं, जैसे सेंसिटिव कमेंट, है ना, सेंसिटिव कमेंट, कोई लीडर जो पॉलिटिकल लीडर है उसने सेंसिटिव कमेंट पास कर दिया, है ना, तो ये जो कमेंट है कभी कभी बायलैटरल टाइज जो है इसको यहाँ पे रिस्क में डाल सकते हैं। जैसे हम बात करें जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उन्होंने क्या किया, गाजा की सिचुएशन को इंडियन मुस्लिम के साथ यहाँ पे कंपेयर कर दिया। तो इस तरह कंपेयर करने से क्या हुआ, ये जो टेंशन थी, है ना, ये और ज्यादा क्रिएट हो गई। कंक्लूजन की बात करें, द ब्रिक्स समिट अंडरस्कोर द पोटेंशियल फॉर अ रिन्यू इंडिया ईरान रिलेशनशिप बेस्ड ऑन म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट with collaboration in area like energy, trade, infrastructure and defense, both nation could benefit significantly। तो ब्रिक्स समिट ने इंडिया ईरान रिलेशनशिप के पोटेंशियल को और यहाँ पे हाईलाइट किया है, जो दोनों देशों के, ठीक है, दोनों कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर बेस्ड है। एनर्जी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस जैसे जो एरियाज हैं इसमें दोनों कंट्रीज एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर सकते हैं। However, diplomatic sensitivities must be managed carefully to ensure that this partnership remains strong amid regional complexities। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, लेकिन डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए केयरफुली यहाँ पे उनको मैनेज करना होगा ताकि जो पार्टनरशिप है ये रीजनल कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में स्ट्रॉन्ग रहे। ओके, तो ये हमारा सेकंड एडिटोरियल है, ये भी यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ओके, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के एडिटोरियल डिस्कशन आपको देखने को मिले। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपने इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।